हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी गुड या सर्विस का प्रोडक्शन करता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। तो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स लगाए जाते हैं। फैक्टर इनपुट्स जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह, पैकिंग के खर्चे, ये नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। तो किसी भी कमोडिटी या सर्विस के प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स को लगाता है, हायर करता है और इसके बदले में उनको पेमेंट करता है। तो वो जो पेमेंट है वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के जो खर्चे हैं, जो उसने पेमेंट करी है प्रोड्यूसर के लिए, तो प्रोड्यूसर के लिए वो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, इसी को ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ कॉस्ट या कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का चैप्टर कर रहे हैं हम। कॉस्ट है क्या? कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं लागत। जनरली लोग कॉस्ट और प्राइस को सेम चीज मानते हैं। कई बार आप मार्केट जाते हो और पूछते हो कि इसकी कॉस्ट क्या है। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट और प्राइस जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। कॉस्ट होती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का जो एक्सपेंडिचर आता है उसे कॉस्ट कहते हैं, और प्राइस होता है कि जिस पर वो मार्केट में बेचा जाता है उसे प्राइस कहते हैं। अब कॉस्ट है क्या? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्रोडक्शन पर होने वाला खर्चा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसेप्ट्स की फॉर्म में देख सकते हैं। कॉस्ट को हम देख सकते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की फॉर्म में। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपी हुई या अंतर्निहित। प्रोड्यूसर कोई भी गुड या सर्विस का प्रोडक्शन करता है तो वो जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मार्केट से हायर करे। कुछ वो अपने इनपुट्स भी लगा देता है। कई बार सेल्फ ओन्ड इनपुट्स कहते हैं जिसे, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। सपोज एक प्रोड्यूसर का लैंड एरिया उसका अपना है तो वो सेल्फ ओन्ड इनपुट है, उसे उसने मार्केट से नहीं लिया है, हायर नहीं किया है और अपना जो इनपुट लैंड एरिया यूज कर लिया है। या एक प्रोड्यूसर के पास 10 लाख रुपए बैंक में है, वो कैपिटल है, उस 10 लाख रुपए को अपने प्रोडक्शन में यूज कर लिया है, तो उसने मार्केट से उधार नहीं लिया है या बैंक से उधार नहीं लिया है, बल्कि उसने अपना इनपुट यूज कर लिया है। और लेबर जो है वो मार्केट से हायर करता है। अब जो चीज क्लियर दिखाई दे रही है, स्पष्ट है कि मार्केट से हायर किया है और उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ रही है उस कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए, तो वो तो क्लियर है, दिख रहा है कि वो प्रोडक्शन की कॉस्ट है। और जो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर के अपने होते हैं, उसके बदले में वो अपने आप को पेमेंट नहीं करता है, इसलिए हम इनको कह देते हैं इम्प्लिसिट है, यानी छुपी हुई कॉस्ट है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जिनके बदले में पेमेंट की जाती है, जो मार्केट से हायर की जाती हैं। जैसे मार्केट से लेबर हायर किया या बैंक से पैसा उधार लिया, किसी की जो फैक्ट्री है वो किराए पर ले ली, उसको रेंट दिया, तो जो रेंट दिया या फिर लेबर को वेजेस दी, पेमेंट करी है, क्लियर है, स्पष्ट है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो प्रोड्यूसर के अपने इनपुट्स होते हैं, अपने इनपुट, सपोज उसका लैंड एरिया अपना है या घर के 2 मेंबर जो है एज वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, या फिर जो है उसका पैसा अपना है, तो ये उसके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं। तो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को यूज करने के बदले में वो अपने आप को पेमेंट नहीं करता है, बल्कि इसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है, एस्टिमेटेड या इम्प्यूटेड बोल देते हैं इसे, इम्प्यूटेड, वो ऐड किया जाता है। इम्प्यूटेड मतलब कि अगर वो
पैसा जो है मार्केट से उधार लेता, बैंक से उधार लेता, तो उसे क्या इंटरेस्ट देना पड़ता। लैंड एरिया अगर वो कहीं और का, किसी और का यूज़ करता, तो उसे क्या रेंट देना पड़ता। ये एस्टिमेटेड जो है वो ऐड कर लिया जाता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो वो होती हैं जिनके बदले में पेमेंट की जाती है, और ये बाहर से फ्रॉम आउटसाइड हायर की जाती हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो इनपुट्स प्रोड्यूसर के अपने होते हैं, सेल्फ ओन्ड होते हैं, और इनके बदले में पेमेंट नहीं की जाती है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों ही कॉस्ट को ऐड करके फाइंड आउट करते हैं। टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की फाइंड आउट करनी हो इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। सपोज कुछ उसने बाहर से हायर किया और कुछ प्रोड्यूसर ने सेल्फ ओन्ड अपने इनपुट्स यूज किए, तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर होगा उसका टोटल करके आता है उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट को हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंटेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। ये क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज की कॉस्ट जो है उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम एग्जांपल से स्टडी करेंगे। सपोज एक लेबरर है, उसे फैक्ट्री ए में भी काम मिल सकता है और फैक्ट्री बी में भी मिल सकता है। फैक्ट्री ए में अगर वो काम करता है तो उसे 5000 पर मंथ मिलते हैं। फैक्ट्री बी में अगर काम करता है तो उसे 4500 मिलते हैं। अब फैक्ट्री ए में काम करने के 5000 मिल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि लेबर जो है फैक्ट्री ए में काम करेगा। अब फैक्ट्री ए में काम करने के जो उसे 5000 मिल रहे हैं, ये गेन करने के लिए उसने जो फैक्ट्री बी में 4500 मिल रहे थे, अगर वो फैक्ट्री बी में काम करता तो उसे 4500 मिलते। तो इसने वहां सेक्रीफाइस किया। क्यों किया? फैक्ट्री ए में गेन करने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जो हम नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस कर देते हैं उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर, ये तो हमने लेबर का एग्जांपल लिया, आप लैंड एरिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 हेक्टेयर लैंड एरिया पे राइस भी ग्रो कर सकते हैं, व्हीट भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम राइस ग्रो करते हैं तो सपोज 6000 के बराबर जो है प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद है। अगर हम व्हीट ग्रो करते हैं तो 5000 के बराबर प्रोडक्शन मिलने की उम्मीद है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? राइस ग्रो करेगा, वो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या है? व्हीट। व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एस्टिमेशन हमेशा जो हम सेक्रीफाइस करते हैं एक चीज को गेन करने के लिए, उनकी टर्म्स में किया जाता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को प्लस करते हैं, तो आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट होती है कि एक प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जैसे कि टीवी पर ऐड देना, मैगजीन्स में ऐड देना, पेपर में देना, पैम्फलेट निकलवाना, किसी भी तरीके से उसकी सेल को प्रमोट करने पर जो खर्चे किए जाते हैं उसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। और दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, जो हमने अभी अभी किया था पीछे
कि प्रोड्यूसर जो है फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर एक्सपेंडिचर करता है एक प्रोडक्ट का गिवन अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए वो जितना लेबर को पेमेंट करता है या लैंड एरिया के लिए रेंट देता है या फिर उसका जो अपनी कैपिटल है उसका एस्टिमेटेड इंटरेस्ट हो गया या बाहर से जो पैसा उधार लिया है उसका इंटरेस्ट हो गया, प्लस एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट देता है, तो इन सबको मिला के कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। या फिर रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस के खर्चे हैं, तो इन सबको मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। यानी एक प्रोडक्ट का गिवन अमाउंट प्रोड्यूस करने में जो प्रोड्यूसर को खर्चे आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट होती है जब एक चीज प्रोड्यूस हो जाती है तो उसकी मार्केट में सेल को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट पर या किसी और चीज पर खर्चे किए जाते हैं तो उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। और जो शॉर्ट रन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं वो शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन होता क्या है? शॉर्ट रन इतना कम टाइम होता है प्रोड्यूसर के पास कि वो प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकता है, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहते हैं। क्योंकि शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। ये हम प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं वो तो फिक्स्ड ही रहते हैं। एक बार जो प्रोड्यूसर ने वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एंगेज कर दिए, जैसे लैंड एरिया ले लिया या फैक्ट्री की बिल्डिंग ले ली, मशीनें लगा दी, दीज आर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि रॉ मटेरियल पर होने वाला खर्चा या टेम्परेरी वर्कर्स लगाए हैं उन पर उनको दी जाने वाली वेजेस, या जो मशीनें अगर शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा चल रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। तो ये जो है वेरिएबल फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स जो फिक्स्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसलिए शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट भी कैसी होती हैं, या फिक्स्ड होती हैं या फिर वेरिएबल होती हैं। तो हम करेंगे अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती हैं? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती हैं जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, मशीनरी एंड सो ऑन। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? वेरिएबल, इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, वेरिएबल यानी कि चेंजेबल, जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ वेरिएबल है यानी चेंज हो रही है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कम हो रही है। तो शॉर्ट पीरियड में हम टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट को कैसे स्टडी करेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट आती है किस तरीके से आती है। वो टोटल कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे टीसी से। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम वन बाय वन इन कॉस्ट का जो पैटर्न है या फिर इनका शेड्यूल है और जो डायग्राम है हम वो डिस्कस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम टीएफसी और टीवीसी इन दोनों का सम टोटल करते हैं। टीएफसी स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बात है। ये क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन्हें हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब शॉर्ट पीरियड में अगर प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तब भी ये खर्चे आते हैं। अगर वो प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है तो भी ये उतने रहते हैं, और अगर प्रोडक्शन को कम कर रहा है तो भी ये उतने ही रहते हैं। यानी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है, चाहे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाए या कम करे या फिर प्रोडक्शन ना करे। इसका हम शेड्यूल बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे आउटपुट, इसके बाद हम लिखेंगे टीएफसी। आउटपुट को स्टार्ट करेंगे हम 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक लिख सकते हैं आप। टीएफसी रुपीज में ले रहे हैं आप, 10 ले लीजिए। आप इसको 1000 में भी ले सकते हो कि 1000 रुपए में है या लाख रुपए में है, इस तरीके से ले सकते हो। अब
अगर प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता यानी जीरो आउटपुट है तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 है। कि एक बार प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी इंस्टॉल कर दी या फैक्ट्री की बिल्डिंग ले ली या परमानेंट लेबरर्स को हायर कर लिया, उनको तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद कर ले या 1 हफ्ते के लिए प्रोडक्शन बंद कर ले या भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करे, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए जीरो पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। अब अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, 1 यूनिट कर रहा है तो भी सेम खर्चा आ रहा है, 2 कर रहा है तो भी 10 आ रहा है, 3 कर रहा है तो भी 10 आ रहा है। सपोज जो उसने प्लांट लगाया है, जितनी मशीनें लगाई हैं, उससे मैक्सिमम वो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो 15 यूनिट तक तो उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। तो शॉर्ट पीरियड में वो फिक्स फैक्टर में तो चेंज कर ही नहीं सकता, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर कोई बढ़ा सकता है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहते हैं, क्योंकि टाइम इतना कम होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो फिक्स्ड फैक्टर में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए फिक्स्ड फैक्टर्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड कॉस्ट कहलाते हैं वो सेम रहेंगे, चाहे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाए या फिर कम करे या फिर प्रोडक्शन ना करे। तो फिक्स्ड कॉस्ट remains the same whatever the level of output. If it is zero or is increasing or decreasing, total fixed cost will remain the same. अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे लेंगे आप आउटपुट और वाई एक्सिस पे लेंगे आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या सिर्फ एफसी भी लिख सकते हो। अब आप देख रहे हो ये ओरिजिन है जीरो, आउटपुट की 1 यूनिट 2 3 4 5 6, आप चाहें तो इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सपोज यहाँ पे 10 है, 1 यूनिट 0 यूनिट प्रोड्यूस की जाती है तो 10 है, 1 यूनिट प्रोड्यूस की जा रही है तो भी 10 है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी। तो इस तरीके से पॉइंट्स आएंगे आपके। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो दिस इज TFC कर्व, चाहे ये स्ट्रेट लाइन है, इकोनॉमिक्स में इनको कर्व बोल देते हैं। दिस इज TFC कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, चाहे आउटपुट का लेवल कुछ भी क्यों ना हो, चाहे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, चाहे ये बढ़े, चाहे ये कम हो, चाहे ये 0 हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन दी सेम। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम करने जा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, इन्हें हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, इन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होती है। आउटपुट अगर बढ़ता है तो ये बढ़ जाती हैं, आउटपुट कम होता है तो कम हो जाती हैं, अगर आउटपुट 0 होता है तो ये 0 रहती है। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये कौन सी कॉस्ट होती हैं, ये जैसे मेनली रॉ मटेरियल पर होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, या टेम्परेरी वर्कर्स को हायर किया है उन पर उनको दी जाने वाली वेजेस होती हैं, या फिर अगर मशीन्स जो है वो ज़्यादा देर तक चल रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा हुआ आता है, वो वाले खर्चे होते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो पैकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये खर्चे आते हैं। तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर होने वाले खर्चे होते हैं। अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होती हैं, आउटपुट डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होती हैं, आउटपुट 0 होता है तो ये भी 0 होती हैं, यानी ये चेंजेबल होती हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इनका शेड्यूल और डायग्राम देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0 है, 1 पर है 10, 2 18, हमने 7 यूनिट तक लिया है। आप वेरिएबल कॉस्ट का पैटर्न देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए रुपीज में है ये, और ये आउटपुट जो है वो यूनिट्स में है। अगर आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 है। आउटपुट 1 यूनिट का किया जाता है तो ये 10 रुपीज है। आउटपुट अगर 2 यूनिट्स का किया जाता है तो ये 10 से 20 नहीं होती है, 10 से 18 होती है।
आगे आउटपुट हम 3 यूनिट्स का करते हैं तो ये 30 नहीं होती है, 18 से 24 होती है, फिर 28 होती है, 32, ये पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है? स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि टीवीसी इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। टीवीसी इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। रेट क्या है? पहले 10 है, उसके बाद 8 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, दोबारा 4 का है, फिर आप देखिए कि डिफरेंस बढ़ रहा है, 6 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, बट एक लेवल पर पहुंचने के बाद ये इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि जब प्रोड्यूसर शुरू में फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स लगाता है तो प्रोडक्शन जो है या टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको प्रोड्यूस करने के खर्चे पहले से कम होते जा रहे हैं, इसीलिए ये कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन पहले से कम रेट पर बढ़ रही है, यानी डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है। यानी पर यूनिट अगर आप वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो पहले से वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? कि शुरू में जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर के साथ आपको कोरिलेट करना है कि शुरू में जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स लगाई जाती हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इट मींस कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ही मेन कॉस्ट होती है, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के खर्चे, एक यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, टोटल की बात नहीं कर रही। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो देखिए बढ़ रही है, लेकिन किस रेट पर बढ़ रही है? डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है। इनवर्सली रिलेटेड है ये प्रोडक्शन फंक्शन में जो आपने आउटपुट का पैटर्न देखा था, टीपी का पैटर्न देखा था, उससे इनवर्सली रिलेटेड है। और बाद में एक स्टेज के बाद फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाने से जब टीपी बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है। अगर टीपी डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ता है तो जो ये कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगी। टीपी अगर डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ेगा, जैसे टीपी मान लो हुआ कि 24 के बाद जो 28 हुआ, 28 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद फिर 30 ही रहा, तो टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए आप बाद में क्या देख रहे हैं? 28 के बाद 32 है, 32 के बाद 38 है, फिर 48 है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है। इट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इसकी रेट जो है वो बढ़ी हुई है। तो इस चीज का आप लॉजिक समझेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। आपने सेम अमाउंट नहीं लिखना है कि 1 पे 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है। इसका पैटर्न जो है आपने याद करना है। शुरू में आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है डिमिनिशिंग रेट पर, और बाद में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है आपने इंक्रीजिंग रेट पर। अब इसका डायग्राम करते हैं हम। एक्सेस पर लेते हैं हम आउटपुट, और वाई एक्सेस पर हम ले रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप पॉइंट्स लगा लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस्ट लगा लीजिए। जो आप पॉइंट्स लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, और जो आपका डायग्राम बनेगा इट विल बी लाइक दिस। ये टीवीसी बनेगा इस तरीके का। देखिए रिवर्स एस है ये। शुरू में 0 के बाद 1 2 3 आप देख रहे हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है। और उसके बाद आप देख रहे हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट पर इंक्रीज हो रही है? इंक्रीजिंग रेट पर। तो यही पैटर्न हमने यहाँ पर दिखाया है। अब टोटल कॉस्ट जो है इट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर जो है वो टोटल कॉस्ट आती है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम अलग से कर चुके हैं, उसका डायग्राम कर चुके हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि टोटल कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है और क्या इसका डायग्राम होता है। इसी डायग्राम के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। टीवीसी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रुपीज में,
TFC यहाँ लिख लेते हैं हम, स्टार्टिंग में मैंने इससे पहले बनाया था। TFC जो है हर लेवल पर 10-10 है। अगर हम TFC और TVC का सम टोटल करें, देखिए 0 यूनिट पर जो TFC और TVC का सम टोटल इट इज इक्वल टू TC टोटल कॉस्ट। 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट आती है 10, फिर आती है 20, then 28, 34, 38, 42, 48 और 58। ये आ रही है टोटल कॉस्ट, जो कि सम टोटल है किसका, TFC और TVC का। फॉर्मूले आप ध्यान से देखते चले जाइए कि TC को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपको TC गिवन हो, TFC गिवन हो, तो TVC फाइंड आउट कर सकते हैं TC में से TFC को माइनस करके। अगर आपको TFC निकालना हो, ये दोनों दिए हो, तो TC में से TVC को माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है, TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे सामने टोटल कॉस्ट आ गई है। अब आप क्या देख रहे हो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो 10-10 का डिफरेंस है। तो अगर हम इन तीनों का कर्व बनाते हैं इकट्ठा ही, यहां पर आप लिख लीजिए y एक्सिस पर कॉस्ट और x एक्सिस पर लिख लीजिए आउटपुट। सबसे पहले आप बना दीजिए TFC कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, हमने ऐसा बनाया था TFC कर्व। इसके बाद आप बना दीजिए TVC कर्व, जो अभी अभी मैंने बनाया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 है। यहां से स्टार्ट करके ऐसे बना दीजिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग रेट पर है, फिर ये देखिए यहाँ से इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही है। फिर आप बनाएंगे टोटल कॉस्ट का, क्योंकि TVC और TC में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। TC को आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 10 से, क्योंकि 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट जो है वो 10 है। और उसके बाद देखिए TVC और TC में सेम डिफरेंस है 10-10 का, तो आप TVC के पैरेलल टोटल कॉस्ट कर्व बनाएंगे लाइक दिस। ये टोटल कॉस्ट कर्व है। टोटल कॉस्ट कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है 10 से, क्योंकि 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि TFC 10 है एंड टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ TFC एंड TVC। तो 10 से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद टोटल कॉस्ट बिल्कुल पैरेलल चल रही है किसके, TVC के। अगर तीनों डायग्राम आपको एक ही में बनाने आते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और शेड्यूल जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। आगे हम करने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं AC से, AC एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट का एक यूनिट प्रोड्यूस करने में जो प्रोड्यूसर के खर्चे आते हैं उसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। अब हम एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। Q मीन्स क्वांटिटी या आउटपुट, TC मीन्स टोटल कॉस्ट। AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय Q। टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। सपोज 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 1000 आ रही है। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 आएगी। अब ये 100 क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब जैसे हमने टोटल कॉस्ट के पार्ट्स किए थे,
TFC और TVC। टोटल कॉस्ट के हमने पार्ट्स किए TFC और TVC। अभी अभी हमने देखा कि TC को अगर हम Q से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, AC, एवरेज कॉस्ट। इसी तरीके से अगर हम TFC को Q से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम Q से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। When we divide TFC by Q, we get average fixed cost. When we divide TVC by Q, total variable cost को अगर हम Q से divide करेंगे, then we get average variable cost. Parts हो जाते हैं average cost के। और अगर आपको total cost दी है तो total cost को Q से divide करेंगे तो ये आ जाएगा average cost। तो अब हम अलग अलग AFC और AVC और AC कर्व बनाएंगे और शेड्यूल बनाएंगे, इनका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने आउटपुट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की शेड्यूल बनाई इस तरीके से। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 लिखा था हमने शेड्यूल जब बनाई थी रुपीज में, और ये आउटपुट है यूनिट्स में। अब अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया AFC का, व्हेन वी डिवाइड TFC बाय Q, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को Q से डिवाइड करते हैं। Q मींस क्वांटिटी या आउटपुट, तो ये आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, 10 को 1 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 10 को 3 से करेंगे तो 3.3, 4 से करेंगे तो 2.5, 10 को 5 से करेंगे 2, 10 को 6 से करेंगे तो 1.6 समथिंग आएगा, और 10 को 7 से करेंगे तो आएगा 1.4। आगे इस तरीके से करते चले जाएंगे तो ये कम होती चली जाएगी। Now you can see that average fixed cost tends to fall, गिर रही है, as output increases। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। अगर आप सेम अमाउंट को इंक्रीजिंग आउटपुट से डिवाइड करोगे तो AFC जो है वो गिरती चली जाएगी, लेकिन ये गिरते गिरते जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि TFC जीरो नहीं है। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में AFC जो है पहली यूनिट पर 10 है, फिर दूसरी यूनिट पर ये हाफ रह जाती है, फिर और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, और कम हो जाती है। तो इसका जो कर्व बनता है AFC कर्व लाइक दिस। आउटपुट को लेंगे आप x एक्सिस पे और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे आप y एक्सिस पे। स्टार्टिंग में सपोज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यहाँ पर है, फिर इधर है, फिर इधर है। इस तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए AFC कर्व इज लाइक दिस। लेकिन इसको आप x एक्सिस को टच नहीं करेंगे, आप यहाँ तक लाकर इसे छोड़ देंगे। AFC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इसको क्यों कहते हैं? आप इस कर्व का कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी लीजिए, और क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पर आउटपुट है सपोज 2 यूनिट है, और ये जो कॉस्ट है सपोज 5 है, जो भी है, और यहाँ पर जो आउटपुट है और यहाँ पर जो कॉस्ट है, इस आउटपुट को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए, तो जो भी आप पॉइंट लेंगे उस पर वैल्यू जो है वो सेम आएगी जब आप x एक्सिस वाले अमाउंट को y एक्सिस वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी ऑलवेज सेम, इट विल बी इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 5 को 2 से किया तो 10 आया, 3.3 को 3 से किया तो 10 आया, सेम अमाउंट आएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।